आज हम लोग अपने चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में देखेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। इसके पहले हम लोग थोड़ा कुछ बेसिक्स के बारे में बात कर लें, जैसे कि वैसे सब लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर हम लिखते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो यहाँ पर हमारे लिए कहेंगे 1 एटम है सोडियम का, यहाँ पे 1 एटम है मैग्नीशियम का और यहाँ पे 1 एटम है एल्यूमिनियम का। इसी तरीके से अगर हम लोग लिखते हैं H2O2 N2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे लिए हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं और नाइट्रोजन के भी 2 एटम हैं। इसी तरह से अगर हम लिख दें O3, तो यहाँ ऑक्सीजन के 3 एटम हैं। अगर हम लिखते हैं P4, तो यहाँ फॉस्फोरस के 4 एटम हैं और सल्फर के लिए अगर S8 लिखा हुआ है तो यहाँ सल्फर के 8 एटम हैं। 8 एटम हो गए, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ पे सोडियम का 1 एटम, मैग्नीशियम का 1 एटम, एल्यूमिनियम का 1 एटम, H2 के 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, N2 में नाइट्रोजन के 2 एटम, O3 में ऑक्सीजन के 3 एटम हैं। इसी तरह से अगर P4 लिखा हुआ है तो यहाँ फॉस्फोरस के 4 एटम हैं और सल्फर 8 S8 लिखा हुआ है तो यहाँ सल्फर के 8 एटम्स हैं। इस तरह से हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हमने लिखा H2O, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है, 1 एटम है। अगर हम बात करते हैं H2SO4, तो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम, सल्फर का 1 एटम और ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। इसी तरीके से अगर हम लिखते हैं H3PO4, तो हमारे पास हाइड्रोजन के 3 एटम हैं, फॉस्फोरस के 4 एटम हैं और यहाँ पे लिख देते हैं फॉस्फोरस के, यहाँ पे लिखते हैं, और ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। तो इस तरह से देखा जाए, यहाँ पे फॉस्फोरस का 1 एटम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम है। ये कंपाउंड हाइड्रोजन के 2 एटम और 1 एटम ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। इसी तरीके से अगर देखें हम तो H2SO4 में हाइड्रोजन के 2 एटम, सल्फर का 1 एटम और ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। इस तरह से अगर टोटल एटम्स की बात करें तो यहाँ पे 7 एटम्स हैं। H3PO4 में देखें तो हाइड्रोजन के 3 एटम है, फॉस्फोरस का केवल 1 एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होने चाहिए किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले। 1 मिनट, अब इसके आगे बात करेंगे हम लोग। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास अगर एक केमिकल रिएक्शन दी गई है तो वो 2 तरीके से दी जा सकती है। अगर हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है तो वो 2 तरीके से है। पहला वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में और दूसरा केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन reacts with nitrogen and form ammonia। ये एक वर्ड इक्वेशन है। क्वेश्चन इस तरीके से दे सकता है, एक वर्ड इक्वेशन दे सकता है, इसको फिर केमिकल इक्वेशन में चेंज करने को कहेगा और फिर बोलेगा उस इक्वेशन को बैलेंस करिए। तो सिंपल, पहले वर्ड इक्वेशन दी है, उसको हम चेंज करेंगे केमिकल इक्वेशन में, या क्वेश्चन में सीधे सीधे केमिकल इक्वेशन और उसे बैलेंस करने के लिए दिया जाएगा। तो इसको चेंज करेंगे हम पहले सिंबल और फॉर्मूले के फॉर्म में। कैसे इसको केमिकल इक्वेशन बनाएंगे? जैसे हाइड्रोजन है, इसके लिए सिंबल हो जाएगा H2, नाइट्रोजन के लिए हो जाएगा N2,
और ये हमें देता है अमोनिया NH3। तो इस तरह से हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन बन गई। लेकिन अभी अगर हम देखें इस इक्वेशन को, जरा इसको ऊपर लिखते हैं, H2 प्लस N2 गिव्स NH3। यहां पे अगर हम देखें तो नाइट्रोजन के 2 एटम हैं, यहां नाइट्रोजन के 2 एटम हैं, जबकि यहां अगर हम राइट हैंड साइड अपने प्रोडक्ट में देखें तो हमारे पास नाइट्रोजन का केवल 1 एटम है। यहां पे ये दिख रहा है कि यहां पे हमारे पास नाइट्रोजन का 1 एटम वैनिश हो गया। इन केमिकल रिएक्शन हमारे पास 2 नाइट्रोजन थे, जिसमें कि अब हमारे पास प्रोडक्ट में केवल 1 एटम है नाइट्रोजन का। इससे ये हमें समझ में आ रहा है कि हमारा 1 नाइट्रोजन इस रिएक्शन के दौरान गायब हो गया। जबकि अगर हम हाइड्रोजन को लें यहां पे, तो हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, 2 एटम है यहां पे। और अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो हमारे पास 3 एटम है हाइड्रोजन के। इस तरह से हमारे पास रिएक्टेंट साइड में केवल 2 हाइड्रोजन एटम थे, जबकि प्रोडक्ट में 3 एटम हो गए। इसका मतलब है कि रिएक्शन के दौरान हमारे पास 1 एटम एक्स्ट्रा बन गया, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें कुछ लॉ फॉलो होता है, जिसमें कि एक पहला ही लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लेवाइजर ने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें उन्होंने बताया मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जबकि इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि हमने एक नया मास क्रिएट कर दिया है हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में, और एक नाइट्रोजन एटम यहां से वैनिश कर दिया है, यानी डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा है। इस तरह के इक्वेशन के लिए हम कहते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन, और स्केलेटल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन और स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब हुआ कि अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के। या हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी टोटल नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट के साइड में, वो उतने ही नंबर ऑफ एटम होने चाहिए प्रोडक्ट के साइड में। यही कुछ लिखा हुआ है कि दोनों की तरफ, दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों में ही जो हमारे एलिमेंट हैं या एटम्स हैं, उनके नंबर्स क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, जैसा कि अभी हम देखेंगे। जैसे हमने लिया रिएक्शन N2 प्लस H2 गिव्स NH3, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 एटम, यहाँ पर केवल 1 एटम, यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम, यहाँ पर 3 एटम। इस तरह से हमारे पास एक नाइट्रोजन कम और एक हाइड्रोजन ज़्यादा, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक केमिकल रिएक्शन में होना ही चाहिए। तो इसके लिए बैलेंस करने के लिए सबसे इजी है, सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स को हम लिख लेते हैं। रिएक्टेंट साइड के एटम, ये रिएक्टेंट साइड है और ये है प्रोडक्ट। दोनों साइड्स के एटम को हम अलग अलग लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास है एटम, नंबर ऑफ एटम्स, एलिमेंट्स,
नंबर ऑफ एटम, और यहाँ भी उसी तरह से नंबर ऑफ एटम। ये प्रोडक्ट के साइड है और ये रिएक्टेंट है। चलिए ठीक है, टोटल एटम काउंट करते हैं। पहले एलिमेंट देख लेते हैं। हमारे पास नाइट्रोजन है, उसका सिंबल लिख लेते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन है, यहां पर भी हमारे पास नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, दो ही हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एटम देखते हैं। नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में है 2, हाइड्रोजन के भी हैं 2। प्रोडक्ट साइड में देखते हैं तो नाइट्रोजन के एटम हैं 1 और 3 हाइड्रोजन के एटम है। इस तरह से हम अलग अलग लिख लेते हैं। फिर हम लोग चेक करते हैं क्या कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसके नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो हम उसको छोड़ करके दूसरे को देखेंगे। अब इस रिएक्शन में हमारे पास दोनों ही एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में इक्वल नहीं है। अब अगर हमारे पास यहाँ पे 2 एटम है तो हम देखेंगे यहाँ पे हम ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि यहाँ पर भी 2 हो जाए। जैसे यहाँ पे 1 है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। इस तरह से अगर देखें तो नाइट्रोजन के 2 एटम यहाँ भी हैं और नाइट्रोजन के 2 एटम यहाँ भी हो जाएंगे। तो हम अमोनिया जहाँ पे नाइट्रोजन है वहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़, जब भी हम बैलेंस करेंगे, जब भी हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, हम हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे मल्टीप्लाई करेंगे। कभी भी हम यहां पर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम कभी भी इस जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। हम हमेशा यहां एलिमेंट के सामने जो भी हमें मल्टीप्लाई करना है नंबर से, उसके सामने करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने क्या किया है, नाइट्रोजन में 2 का मल्टीप्लाई किया है तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब चेक करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 3 है, लेकिन जब हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन चेंज हो गया। जैसे हमारे यहाँ पे जो लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में 3, तो यहाँ का मल्टीप्लाई, जितने भी नंबर ऑफ एटम यहाँ पर हैं इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 में। जितने भी नंबर ऑफ एटम यहाँ हमको दिख रहे हैं नीचे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ फ्रंट पे जो भी नंबर लिखा हुआ है उससे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 3 × 2 = 6। अब ये जो हाइड्रोजन के एटम हैं वो टोटल हो गए हैं यहाँ पर 6। फिर से देखिए, अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर हमारे पास यहाँ पे किसी भी कंपाउंड में दूसरा एटम है तो उसके नंबर्स भी चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के एटम पहले थे, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने की वजह से अब हमें यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर चेंज होते हुए दिख रहे हैं। और जो भी नीचे नंबर लिखा होगा फॉर्मूले में, उस नंबर से हम सामने वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी यहाँ पर 3 था, यहाँ 2 था, 3 × 2 = 6। अब टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गए हैं 6, और यहाँ से इसको बिठाते हैं। यहाँ पर है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन 2, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है। अब इसकी वजह से हमारे रिएक्टेंट साइड में चेंजेस हो गए। यहाँ पर केवल 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर केवल 2 हाइड्रोजन है। अब हम, ऑब्वियस है, अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल हो जाएगा 6। इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए 3, तो टोटल हो जाएंगे हमारे पास 6 हाइड्रोजन। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो नाइट्रोजन के यहाँ 2 एटम थे, नाइट्रोजन के यहाँ पर भी 2 एटम है, हाइड्रोजन के यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी नीचे नंबर लिखा हुआ है उससे फ्रंट के नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × 2 = 6, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन एटम थे और यहाँ पर भी 3 × 2 = 6 हाइड्रोजन के एटम है। इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट = टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट है। चेक करके देख लेते हैं। अगर हम नाइट्रोजन के मास की बात करें तो ये होता है 14, और 2 नाइट्रोजन है तो × 2 = 28। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 × 2 = 6, मास होता है इसका 1 × 6, टोटल आ जाएगा 6। तो अगर हम इसको देखें तो 28
प्लस 6 इज इक्वल टू 34। यहाँ पे टोटल मास 34 आया है। यहाँ पर चेक करते हैं, नाइट्रोजन हमारे पास 2 इंटू 14 प्लस 3 इंटू 3 नहीं 6 इंटू 1 दैट इज 28 प्लस 6 इज इक्वल टू 34। इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन को बैलेंस करना है, क्योंकि हम जितना ही एटम या मॉलिक्यूल्स जो भी हैं हमारे पास, उतने ही टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट साइड में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि हमें फॉलो करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, जो कि लेवाइजर ने दिया था। एक केमिकल रिएक्शन के लिए हमें टोटल नंबर मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है,